हम लोग जैसे भाषा खंड लगभग खत्म हो चुका है और कल थोड़ा और अच्छे से जैसे जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसके क्वेश्चन दे दूंगा और कोशिश करूंगा ऑडियो में ही सही रहेगा ना कि मतलब यूट्यूब पे डाल दूं क्वेश्चन के लिए या फिर एक एक कॉपी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हो? ये बता सकते हैं सर, वो दिक्कत हो जाए तो ये कर दीजिए सर, ऑडियो उस पर डाल दीजिए जैसे यूट्यूब पे अभी। हम्म। और अच्छा रहेगा कि वहाँ पर पता चल जाएगा कितने आदमी आते हैं, तो वो पता रहेगा कि आपके बोलने की भी स्किल जैसे नहीं होता है कि यूट्यूब पर कैसे हम्म। बोलना, थोड़ा वो बेहतर हो सकता है। और कैसे कैसे उसको डिफाइन करना है, कैसे कैसे आंसर लिखना है, वो अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो जैसे हम सिलेबस को कैसे तोड़ेंगे। सिलेबस पूरा पेपर वन पेपर टू को साथ में लेके चलते हैं। जैसे आगे क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हमने भाषा को समझ लिया और जब हम आगे बढ़ रहे थे तो वैज्ञानिकता वगैरह थी और एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो रही बची कसर थी, सब कुछ हो गया था, रही बची कसर थी। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख के वो कसर भी पूरी कर दी। तो हम इस इतिहास लेखन की परंपरा को ही समझेंगे। जैसे कोई भी साहित्य हो, अगर उसका इतिहास बेहतर तरीके से नहीं मिलता तो हो सकता है कुछ समय बाद साहित्य भी खत्म होने लगे या फिर साहित्य का ह्रास हो जाए। जैसे किसी भाषा का संरक्षित रहना एक लिपि भवन की तरह है। वैसे ही अगर किसी साहित्य को सुरक्षित रखना है तो इतिहास लेखन थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो हम इसको औपचारिक लेखन के आधार पे पढ़ेंगे कि जैसे भक्तमाल हो गया, कविमाल हो गया, कालिदास हजारा हो गया, आदिग्रंथ हो गया। तो इन्होंने शुरुआत में कैसे ट्राई किया, क्या महत्व उसमें रहा, क्या कालक्रम रहा, कैसी परंपराओं से वो लिखते थे। फिर उसके बाद जो औपचारिक लेखन होगा जिसमें शुक्ल जी हो, द्विवेदी जी हो, मिश्रबंध हो, शिव सिंह सेंगर हो और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर कुछ और नागमर सिंह का जैसे एक संकलन हो, तो वो सब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और यूपीएससी आप अगर सिलेबस देखोगे तो साहित्य के इतिहास से बस औपचारिक अनौपचारिक लेखन, महत्व, शुक्ल जी, द्विवेदी जी, भक्तमाल से एक आध बार पूछा है, मिश्र बंधु से पूछा है, शिव सिंह सेगर से पूछा। इससे आगे यूपीएससी ने खुद ही नहीं पूछा। टॉपिक में तो जरूर है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, पर सिर्फ दो क्वेश्चन आए हैं, वो भी हिंदी साहित्य नहीं, बस हिंदी की प्रासंगिकता की 14 सितंबर या फिर हिंदी दिवस कितना महत्व रख रहा है। तो जब पूछा नहीं तो हम बस एक बेसिक सा समझेंगे कि क्या है हिंदी साहित्य का महत्व या फिर उसकी प्रासंगिकता कैसे कैसे है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे, साहित्य लेखन में चार भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पहले हम आदिकाल को समझेंगे। अब देखो समझते चलना, विद्यापति को जैसे पढ़ेंगे या फिर विद्यापति का साहित्य पढ़ेंगे, कीर्तिलका, कीर्ति पताका, तो वहां पे हमने जब भाषा खंड में पढ़ा था तो हम उसको भी समझेंगे कि विद्यापति अवहट्ट के योगदान में क्या महत्वपूर्ण रखते हैं। या फिर जब हम खुसरो पढ़ेंगे तो खड़ी बोली में खुसरो का क्या महत्व है। तो इन चीजों को हम समझते चलेंगे। क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से क्या पूछता है कि सिद्धनाथ साहित्य बताओ। जैन साहित्य है जरूर सिलेबस में, पूछा नहीं है। और रासो साहित्य पूछ लेता है जिसकी भाषिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता, सिद्धनाथ साहित्य की संध्या भाषा हो और इसमें साहित्य की समस्या क्या है, मतलब इसको साहित्य माना जा सकता है या फिर नहीं माना जा सकता। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। विद्यापति से अलग से क्वेश्चन जैसे आते हैं कि भक्त कवि हैं, श्रृंगार कवि हैं, कृष्ण एवं राधा का वर्णन करो, उनका कविता का विशेषता बताओ, काव्य मूल्यांकन करो, गंगा भक्ति, शिव भक्ति। और फिर उसके बाद खुसरो जैसे पूछता है, खुसरो की काव्य भाषा, उर्दू और फारसी लिखने वाले खुसरो और खुसरो की कड़ी खड़ी बोली। और पृथ्वीराज रासों में प्रामाणिकता पूछता है, श्रृंगार रस, वीर रस और विशेषता पूछता है। तो आप देखो जैसे लगभग एक सप्ताह भी नहीं, 5 दिन का ये सिलेबस है जो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास समझेंगे और कौन कौन सा फिर आदिकाल में क्या क्या है उसको हम समझेंगे। वीर गाथा काल जिसको शुक्ल जी बोलते हैं उसमें क्या क्या है समझेंगे। फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे भक्ति काल में। और भक्ति काल का जैसे चार वर्ग हुआ, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो ये सब करते करते आगे बढ़ जाएंगे। और पेपर टू वाले जैसे कबीर, पेपर वन में पढ़ेंगे कबीर का दर्शन, भक्ति, काव्य भाषा, प्रासंगिकता, प्रभाव, रहस्य या फिर संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति। और साथ ही साथ कर लेंगे कि पेपर टू में जो कबीर के 100 दोहे हैं, प्रारंभिक 100 दोहे,
3 अंगों से, तो उनको करते चलेंगे। तो ऐसे ही हमारा क्रम होगा और मतलब बढ़ते ही चले जाएँगे। भक्ति काल से आए, फिर उसके बाद राम भक्ति धारा में वगैरह-वगैरह रीत काल में गए, तो रीत काल में आपको बिहारी मिलेंगे। रीत काल में जो 3 काल होते हैं ना, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीति काव्य, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आगे आ जाओगे तो आपको आधुनिक काल मिलेगा। आधुनिक काल में द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन, मतलब एक तरह से बढ़ता ही जाएगा। अब चीज़ें जैसे धीरे-धीरे आप समझोगे, अभी हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और साथ ही साथ थोड़ा हम बात करते चलेंगे कि इसका प्रासंगिकता क्या होती है, ठीक है? या फिर और कुछ ज़्यादा बताना है? हाँ सर। और ऐसे करते हैं तो लगभग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और अच्छे से इस तरह पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हाँ, पीछे वाली बातों को कुछ दोहराया भी जा सकता है। क्योंकि वही दोहराया भी सेम जा रहेगा तो सकता है। हाँ, हाँ सर। जैसे अब देखो इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सिद्धनाथ साहित्य ने जो योगदान दिया है, तो आगे हमारा आदिकाल ही होगा और फिर आगे बढ़ते-बढ़ते तो वो बढ़ना हमें थोड़ा-सा मदद करेगा। अब बात करते हैं इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास जानते हो किसे कहते हैं? हाँ सर, बीते हुए बातों को अब हुँ। बीते हुए बातों को देखना सर और कैसे उस समय काम चल रहा था, उस समय कैसे-कैसे योजनाएँ चल रही थी, कैसे-कैसे काम चल रहा था, वो सर वैसे समझता हूँ। जैसे अगर सवाल आए कि इतिहास को समझाते हुए हिंदी साहित्य इतिहास के विकास की परंपरा को समझाओ, तो आप इतिहास को पहले आपको समझना होगा कि इतिहास क्या है। जैसे इतिहास को अगर बाँटो, इति धन धन अस। इत का मतलब होता है समाप्त, हा का मतलब होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना। मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा या फिर ऐसा निश्चित रूप से समाप्त हुआ होगा। ये जो भी चीज़ है जिसका निश्चित रूप आ गया है, तो उसे इतिहास बोलने लगेंगे। अगर आप समझो कि एक इतिहास लेखन किया गया है, लेकिन वो कालक्रम के हिसाब से नहीं है, तो उस कालक्रम हिसाब के साथ ना होने पर उसे हम इतिहास भी नहीं मानेंगे। उसमें चीज़ें जो हैं संबंध बीते हुए समय के साथ तो हों ही साथ वास्तविक घटनाओं का समावेश हो। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं, जैसे आपको चाहो तो साथ-साथ लिखते चल सकते हो कि कोटेशन होते हैं ना कि कुछ लोग इतिहास की परिभाषा देते हैं कि इतिहास ये है या ये है, तो हमको बहुत लोग मिलते हैं। आप पाश्चात्य साहित्य में जाओगे तो हीगल हीगल लिखते मिलेंगे कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। क्या समझे इससे? फिर से पढ़ूं? हाँ, फिर से सर एक बार पढ़िए। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। समझ में देख आ गया सर। बताइए जैसे क्या समझ आया? सर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इतिहास जो है ना, वो घटना, वो कारण और संबंध का कारण नहीं है। क्योंकि सर इतिहास में हमें ये सीख मिलती है कि इतिहास जैसे सर पाली सर पढ़ सकते हैं और प्रकृति पढ़े, ये एक तरह का पीछे का हिंदी है सर, लेकिन इतिहास से है। क्योंकि हम देखते हैं कि सर कि पाली में कैसे-कैसे जैसे शब्द ध्वनि कैसे यूज़ हुआ, व्याकरण कैसे यूज़ हुआ, वही सर प्रकृति में जाएँगे तो क्या यूज़ हुआ, उसमें कैसे यूज़ होता था। इससे जैसे मानव को सर ठीक है, कैसे समझो। क्या और सर? ठीक है। समझो जैसे थोड़ा और सरल होते हैं। जैसे एक आदम गोड़वी की कविता है कि कल जब तुम इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे? तो हमें समझ आता है कि इतिहास जैसे कोई घटना हो रही है। अब जैसे समझो कि पोरस और सिकंदर की लड़ाई हो रही है हाइडेस स्पीज में 326 ईसा पूर्व। तो वो लड़ाई का हो जाना, बितस्ता नदी का युद्ध हो जाना सिर्फ इतिहास नहीं रहेगा। अगर इतिहास को हमें देखना है, उस लड़ाई के प्रभाव क्या, उसमें कमियाँ रहीं क्या, मतलब एक तरह से कार्य और कारण के बीच जो संबंध विद्यमान होता है ना, हीगल यही बताना चाहते हैं, केवल वो घटना का अन्वेषण नहीं है, वो कार्य और कारण के बीच जो संबंध होता है, उसका भी एक नज़रिया है। अब गणपत चंद्र गुप्त क्या बोलते हैं? अतीत के किसी भी तथ्य
तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को, जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से दिया गया हो, इतिहास कहलाता है। मतलब तथ्य, तत्व या एक बात आप जरा सा याद करो। अ, रामविलास शर्मा नहीं, शायद विजय नारायण शाही कहते हैं कि अगर भारत का इतिहास जो 1900 से 1930 की शताब्दी का गायब हो जाए, तो आप प्रेमचंद के लिखे हुए साहित्य से इतिहास को और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। उससे क्या मतलब हमें समझ आता है? यही कि इतिहास केवल घटनाओं का नहीं या फिर अतीत के किसी भी तथ्य मात्र का नहीं, बल्कि वहाँ पे जो वर्णन हुआ है, विवरण हुआ है, विवेचन, विश्लेषण को भी हम विशेष कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे। मतलब एक बढ़ता हुआ क्रम, ऐसा नहीं कि इतिहास पहले आप कुछ भी लिख दो, फिर कुछ भी लिख दो। जैसे शुरुआत के जो अनौपचारिक लेखन होते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता या फिर 84 वैष्णव की वार्ता, तो वहां पे वो क्रम हमें मिलता नहीं है। इसलिए उसे हम अनौपचारिक इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास तो लिखा गया, लेकिन वो सार्थक रूप से औपचारिक नहीं कहा जाएगा। तो ये सब हम समझ गए। और ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए? जैसे मेरे पास लगभग बहुत से एग्जाम्पल हैं, अगर आपको चाहिए कुछ और तो मैं बता सकता हूँ। जैसे होता है ना, एक सवाल आता है कि मान लो भक्तिमाल से आ गया, भक्तमाल पर टिप्पणी लिखिए। अब वहां पे आपके दिमाग में आया कि भक्तमाल ठीक है, पहला रचित ग्रंथ है, लेकिन इसे हिंदी साहित्य इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ तो जरूर मानेंगे, पर औपचारिक लेखन में नहीं शामिल करेंगे या फिर उतनी महत्व नहीं दी जाएगी। तो उसका कारण वही होता है कि वो थोड़ा, एक तो कवियों का केवल विवरण कर देना इतिहास नहीं होता, या फिर जो कविताएं लिखी गई हैं उनको बता देना इतिहास नहीं होता। और भक्तमाल में यही किया गया है। उनका मतलब एक विचारधारा थी। मैं थोड़ा खोज रहा था कि भक्तमाल के पीछे नाभादास या नाभाजी की क्या विचारधारा थी। तो उनका उद्देश्य था, वो बोलते हैं कि अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। मतलब अ, अग्रदेव से आज्ञा मुझे मिली है कि मैं भक्तों के गुण गाऊं। और इनका यही मानना है कि अगर भक्तों के गुण गाया जाएगा या फिर भक्त का कीर्तन करना ही हरि कीर्तन है, तो इतिहास वो नहीं होगा कि अगर आप किसी भी कवि का, जैसे रामानुज, श्री विष्णु, तुलसी जी, सूरदास, रैदास, इनका आप वर्णन करोगे या फिर इनके गीत को गाओगे, तो इतिहास वो बन नहीं पाएगा। हालांकि वो जरूरी होगा कि आपने उनका वर्णन किया है और उन्होंने जो लिखा है, अब हम उससे कर सकते हैं प्रयास कि उससे चीजें बता सकते हैं। तो भक्तमाल पे अगर टिप्पणी आता है, तो आपको ये पक्ष दिखाना होगा, और इस पक्ष को दिखाने के लिए आपको फिर तेन के अनुसार इतिहास क्या होगा, डॉक्टर शुक्ल जी इतिहास को क्या बोलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इतिहास के बारे में बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियां और शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण, मतलब विषयगत क्या हो रहा है और शैलीगत प्रक्रिया के हिसाब से कि कब हो रहा है, उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विवेचन करना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताओ। जैसे एक किताब है जिसमें कालक्रम से घटना दिया गया है कि 1200 ईस्वी में ये हुआ, 1526 में ये युद्ध हुआ, 1761 में ये युद्ध हुआ, आगे चल के ये हुआ, 1947 में ये युद्ध हुआ। और दूसरी जगह एक एमजे अकबर की किताब आ रही है, ठीक है, वो 1947 तक नहीं जा रही है, या फिर ठीक है उसका केवल मेरे पास एक पात्र है या फिर एक पार्ट है। तो जो एमजे अकबर की किताब होगी, वो विश्लेषण करती हुई आएगी कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, जो मान लो अकबर ने अगर कुछ काम किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था कैसा था, या फिर उसका जो धम्म था वो किस तरह का था। तो वो विश्लेषण करते हुए चल रहा है। लेकिन जो एक बेयर होगा कि केवल घटना घटना को बता दिया जाए, तो फिर वो इतिहास नहीं हो पाएगा। और साहित्य इतिहास में भी यही है कि अक्सर लोग यही करते थे, या फिर शुरुआती में जो कालिदास हजारा ले लो, आदि ग्रंथ ले लो, भक्तमाल ले लो, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कवियों का परिचय दे दिया जाता था और कविताएं लिख दी जाती थी। तो अब बताओ, ज्यादा समझने की जरूरत है क्या?
अब हम औपचारिक अनौपचारिक लेखन को इतना समझ चुके हैं कि जो भी होगा, चाहे भक्तमाल हो जाए, कविमाल हो जाए, या फिर उससे पहले जितनी भी रचनाएँ आती हैं। हालाँकि अभी हम गारसा दास ताशी वगैरह को नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा प्रयास किया था। हालाँकि काल विभाजन नहीं किया था और काल क्रमानुसार लेखक परिचय नहीं दिया था। तो इसलिए इसे भी हम वास्तविक इतिहास की श्रेणी या फिर वास्तविक साहित्य इतिहास की श्रेणी में उस तरह नहीं रखते। इसे भी हम हालाँकि औपचारिक में ज़रूर रखेंगे, पर जैसे बोलता है ना कि हिंदी में प्रथम, अगर हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी में प्रथम बार, तो यहाँ पे आपको नाम मिलेगा शिव सिंह सेगर का। तो सबसे पहले अगर हम समझ जाएँ कि इतिहास की क्या प्रासंगिकता होगी, तो ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि इतिहास लेखन की परंपरा कैसे चलेगी, इसको 2 काल में क्यों बाँट दिया जाएगा। तो आपको और उदाहरण चाहिए कि किसने क्या किया, या फिर हम आगे बढ़ जाएँ? सर तो ये तो समझ में आ गया कि इतिहास क्या होता है, कैसे काम करता है। हुँ। वो तो पहले समझ में आता था। अब सर चालू करते हैं इतिहास प्रासंगिकता से चालू करते हैं। हाँ, प्रासंगिकता पर चालू करते हैं। अब एक लाइन हमेशा अपने दिमाग में रखना कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवित्त का संचित प्रतिबिंब होता है। आप ज़रा सोच के देखो, ये मतलब सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस चीज़ को और दूर तक देखो, जैसे प्रेमचंद अगर रचना लिख रहे हैं, तो वहाँ की जनता की संचित चित्रवृत्ति होगी कि 1926 के दौर में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं। और अगर 1950 में निर्मल वर्मा लिख रहे हैं, तो 1950 के दौर में अलग संचित प्रतिबिंब बनेगा समाज में या फिर जनता के दिमाग में। 1926 में अलग बन रहा है, और अगर पहले लिखा जाएगा तो उसमें अलग होगा। तो अगर समय बदल रहा है, काल बदल रहा है, जनता की चित्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, तो साहित्य का स्वरूप भी बदलता चला जाएगा। इतनी चीज़ें आप समझ के अगर चलोगे, तो साथ-साथ बहुत चीज़ें कर लोगे। अब जैसे अ, अनौपचारिक लेखन को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में पहले क्रा कालक्रम के आधार पर नहीं था। बस ऐसे ही था कि इतिहास था, जिसे हालाँकि इतिहास की संज्ञा ना भी दो, तो कोई विशेष वो नहीं होगा। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल हो गया नाभा दास द्वारा, कविमाल हो गया हरि राय द्वारा, कालिदास हज़ारा हो गया, और एक और मिलता है क्या नाम है? आदि ग्रंथ, जो गुरु अर्जन देव द्वारा संपादित किया गया था। इसमें काफ़ी मतलब लोग मिलते हैं, काफ़ी कवि और संत भक्त की वाणियाँ मिलती हैं। अब डायरेक्ट हम आते हैं औपचारिक लेखन में। अगर अनौपचारिक लेखन में आएगा, तो भक्तमाल मैं नोट्स भेज दूँगा, मैंने 1 पेज का बनाया, उसको आप अपने हिसाब से बना के कर लेना। और हालाँकि पूछता नहीं कहीं पे, ना तो कविमाला आज तक पूछा, ना तो कालिदास। अगर पूछेगा तो मिला के पूछेगा कि शुक्ल पूर्व युग अनौपचारिक लेखन के बारे में वर्णन करो। इतना आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है? आगे बढ़ें या फिर हम थोड़ा साहित्य के दर्शन के तत्व भी समझ लें? तो भी समझ लेते हैं सर, अच्छा रहेगा। देखो, तत्व में क्या है कि एक साहित्यकार को अगर समझना है, तो साहित्यकार की सिर्फ़ रचना को मत देखो, साहित्यकार की प्रतिभा को देखना चाहिए। प्रतिभा मतलब क्या समझते हो आप? सर उनके गुण कैसे कैसे लिखते हैं और कैसे हर व्यवस्था को औपचारिक रूप से कैसे समाज में व्यवस्थित करते हैं, कैसे उनकी जो कला देखो, है तो उनको जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी मोस्टली अपना पूरा जीवन गाँव में रहते हैं, और शहर में भी वो पढ़ाई जब करने जाते हैं, तो 5 से 6 साल शहर में भी रहते हैं। अब उन्हें अगर कथानक प्रधान उपन्यास लिखना है, ठीक है? या फिर कथानक प्रधान रचना लिखना है, एक तरफ इनको रख लो। दूसरी तरफ आप महादेवी वर्मा को ले लो, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, और बिहार में भी काफ़ी समय तक उन्होंने समय बिताया है, और लास्ट में बंगाल में भी उन्होंने कुछ काम किया है। अब अगर कथानक प्रधान उपन्यास या कहानी या रचना लिखनी हो, तो प्रतिभा के स्तर पर या फिर सृजन शक्ति के स्तर पर, चीज़ों को वर्णन करने के स्तर पर कौन ज़्यादा समृद्ध होगा? वो सर क्या नाम है सर बी सर जैसे नहीं होता है हाँ। एक नाम नाम में बताओ कि मनु भंडारी ज़्यादा सक्षम होंगी या फिर प्रेमचंद सक्षम होंगे? सर मनु भंडारी सर बोले, मनु थोड़ा नहीं बोले थे इससे पहले।
हाँ, क्यों नहीं, मैंने शायद महादेवी वर्मा बोल दिया था, मनु हाँ भंडारी की मैं बात कर रहा था। तो अगर तो तो कथानक महादेवी बता वर्मा यहाँ सर यहाँ पे महादेवी वर्मा होगा, क्योंकि सर हर जगह की उनके विचार, हर जगह जान पहचान हुई है कि कैसे यहाँ पर कैसे काम चल रहा है, कैसे समाज की दृष्टि कैसी है, कि कैसे राष्ट्र के प्रति या कैसे लोग हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, तो वो सर वही हो गए। हाँ, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी। हम साथ साथ इतिहास लेखन की परंपरा, अनौपचारिक लेखन में बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसको हम आधार में नहीं लेते। अगर उसको आपको समझाना हो तो आप तेन के अनुसार या फिर एच ए कॉफे के अनुसार समझा सकते हो, मैं नोट्स भेज दूंगा, तो उसमें आप समझना। बाकी अब हम थोड़ा बात कर रहे हैं प्रासंगिकता की और एक रचनाकार की या साहित्यकार की प्रतिभा के बारे में। मतलब साहित्य, इतिहास, दर्शन में कौन से तत्व देखे जाने चाहिए। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो परंपरा को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक चीज ये होती है कि साहित्यकार की सृजन शक्ति कितनी बेहतर है, विकास का मूल क्या है। दूसरी चीज होती है परिवेश और वातावरण। साहित्य, इतिहास, दर्शन में परिवेश तथा वातावरण बहुत सी परिस्थितियों से निर्मित होता है। मतलब भाव पक्ष को जो संवारे, या फिर अगर राष्ट्रीय भावना चल रही है, आप सोचो कि लड़ाई हो रही है या फिर भारत को आजादी दिलाना हो, तो वहां पे साहित्यकार के दिमाग में क्या आएगा। परिवेश में चल रहा है राष्ट्रीय भावना, तो साहित्यकार की कलम से क्या उतरेगा, राष्ट्रीय भावना उतरेगा। अगर यहाँ पे नई कहानियों का दौर आ गया या फिर नई तरह की परिस्थितियां बनने लगी, तो साहित्यकार की कलम से नई कहानियां उभरेंगी। तो जिस प्रकार का समय चलता है, जैसे बताया ना कि इस बात को आप ध्यान रखो कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और वो संचय समय समय पर बदलता रहता है। और उसी हिसाब से हम परिवेश और वातावरण के आधार पर साहित्य, इतिहास, दर्शन को भी समझेंगे। आप जैसे देखो, मध्यकाल में आ जाओ। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे जितने कलम निकलेंगे या फिर जितने साहित्यकार निकलेंगे, तो उनकी लेखनी में क्या होगा। किसी में राम भक्ति काव्य धारा, किसी में कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कोई निर्गुण बोलेगा, कोई सगुण बोलेगा, कोई द्वैतावाद बोलेगा, कोई रहस्यवाद बोलेगा, लेकिन बोलेंगे जरूर। जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह का परिवेश घट रहा है, कलम में भी वही आने वाला है। और साहित्यकार की कलम में अगर आएगा तो साहित्य, इतिहास, दर्शन इस चीज को देखता है। मतलब दो चीजें हमने देख ली। एक, जैसे थोड़ा रिलेट करते चलना, साहित्यकार की प्रतिभा। अगर सूरदास की प्रतिभा है वात्सल से भरा हुआ काव्य लिखना, श्रृंगार रस वियोग रस से जुड़ा हुआ काव्य लिखना, तो साहित्य, इतिहास जो लिखने वाला होगा या फिर समझने वाला होगा, तो सूरदास की उस लेखन की प्रतिभा को भी समझ के लिखेगा कि सूरदास ऐसे थे। आप जैसे क्वेश्चन की डिमांड समझो। एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास के काव्य में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही वाक्पटुता और वाग विभक्तिता भी। तो इसका मतलब क्या, कि एक जो साहित्य, इतिहास लेखक है, चाहे द्विवेदी जी हो या शुक्ल जी, एक चीज तो उन्होंने देखा कि एक रचनाकार, उसकी सृजन शक्ति है चीजों को श्रृंगार रस में बताने का, वात्सल्य का कोना कोना झांक के आने वाले का। लेकिन अगर व्यंग की बात आई तो भी वो मजबूत है। तो साहित्यकार की प्रतिभा देखता है। दूसरी चीज परिवेश देखता है कि कौन सा काल चल रहा है। अगर अराजकता चल रही है समाज में, बिल्कुल भीषण स्थिति आ गई है, मान लो 1800 का समय है, 1875 की बात है, तो वहां पे जो लेखक के कलम से निकलेगा, भारत दुर्दशा जैसी रचना निकलेगी। या फिर अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा निकलेगा। तो दो चीजें हमने समझ ली, साहित्यकार की प्रतिभा और परिवेश तथा वातावरण। ये मायने रखता है कि साहित्य, इतिहास लिखने वाला इन चीजों को देखेगा फिर लिखेगा। तीसरी चीज एक होती है परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, कि वो जो लिखने वाला लेखक है या फिर लिखने वाला रचनाकार है, तो किस परंपरा से निकल कर आ रहा है। जैसे अगर निर्गुण भक्ति परंपरा से निकल कर आएगा तो कबीर बनेगा। अगर सगुण भक्ति परंपरा या फिर राम भक्ति काव्य धारा से निकल कर आएगा तो या तो केशव दास बनेगा या तो तुलसीदास बनेगा। तो आप देख रहे हो कि तीसरी चीज भी हम ऊपर ऊपर से समझ चुके हैं कि जिस भी परंपरा से या फिर जिस भी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा से इंसान निकल कर, अगर शंकराचार्य निकल के आते हैं अद्वैतावाद से, तो उनकी रचनाएं जो भी होंगी या फिर उनका भी जो संदेश रासक हो या फिर रीतकालीन जो भी हो,
तो क्या निकलेगा? आप सोच के बताओ। वैसी परंपरा निकलेगी जैसी परंपरा से वो उठकर आए हुए हैं। तो यानी अगर साहित्य इतिहास लिखना है आपको, जैसे एक सवाल अगर आता है कि अगर साहित्य इतिहास आप लिखते हैं तो आप किन चीजों को ध्यान रखोगे? तो यही तत्व है कि साहित्य इतिहास दर्शन के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए। तो 3 तत्व हमने समझे: साहित्यकार की प्रतिभा, वातावरण, और कौन सी परंपरा से वो आ रहा है। अब दूसरी चीज, द्वंद्वनात्मकता, मतलब व्यक्ति के संघर्ष में बिना अपना विकास वह नहीं लिख सकता। जैसे एग्जाम्पल एक बताओ कि द्वंद्व के साथ भरा हुआ उपन्यास जो लिख तो सकता है पर लिखता नहीं है। क्योंकि सर वो अच्छे से द्वंद्वता का मतलब हुआ सर कि वो अच्छे से द्वंद में सिंपल भाषा में बताए तो वो फंसा हुआ है सर, अपने देखो, विचार को अच्छे से प्रकट कर। हम साहित्य में हाँ है सर। ना, तो अब हमारे पास जैसे भाषा खंड में था एग्जाम्पल अच्छे नहीं थे, अब हमारे पास गहरे एग्जाम्पल है अलग स्तर के। जैसे आप बिहारी को ले लो, बिहारी से एक सवाल आता है कि बिहारी की लोक चेतना को बताओ। तो आप सोचोगे नहीं कि क्या यार, मतलब विरोधाभास हो गया। एक दरबारी कवि कभी लोक चेतना वाला होगा? मतलब जो अपने बारे में सोचेगा, अपनी रचनाओं को रुपए के लिए करेगा कि अगर मैंने अच्छा गाया तो सरकार मुझे अशर्फिया देंगे या फिर ये देंगे। तो हम पूछ रहे हैं उनके काव्य में आप लोक चेतना बताओ। मतलब एक इंसान लोक चेतना वाला या फिर लोक का साहित्य तो वही होता है, समाज का हित। तो लोक चेतना वाले काव्य वो लिख सकता है, ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं। लेकिन वो ज्यादातर लिखता है राज कवियों वाले। आप घनानंद को ले लो, बिहारी को भी कुछ हद तक, हालांकि हाँ बिहारी को भी ले लो, घनानंद को ले लो। तो उनके काव्य में वो चीज, तुलसी को लेके देखते हैं हम, तुलसी के काव्य में समन्वय चेतना है, तो वो सगुण कवि हैं, तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड। लेकिन डिमांड है कि जैसे मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम का विरोध होता है, लोग कहते हैं कि तुलसीदास भक्ति रूपी अफीम पिलाते हैं। तो उस चीज में उनका द्वंद है, वो फिर समन्वय करने का प्रयास करते हैं कि मुझे अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा, अगुन और सगुन में नहीं कछु भेदा, ये कैसी बात हुई? तो ऐसे द्वंद दिखते हैं जो साहित्यकार देखना चाहता है। अगर कोई साहित्य इतिहास लिखता है तो इस द्वंद्वनात्मकता को भी उस कवि में, या फिर उसके पारिवारिक द्वंद्व हो, सामाजिक द्वंद्व हो, राष्ट्रीय द्वंद्व हो, आर्थिक द्वंद्व हो, व्यक्तिगत द्वंद्व हो, किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो, उसके रचना में वो झलक ही जाएगा। तो ये चीज हमें दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ें, 4 चीजें हो गई। और लास्ट, लास्ट है संतुलन एवं सामंजस्य। साहित्यकार नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा, वातावरण के द्वंद से प्रेरित होकर परंपरा युगीन वातावरण के अंतर्विरोध से उत्पन्न द्वंद ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उसकी धाराओं, उसकी प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। मतलब ये जो 4 चीजें थी, ये 4 चीजों के संतुलन से जो बनेगा वही लास्ट में साहित्यकार होगा। और वैसा ही साहित्य इतिहास के तत्व में है कि इसी चीज को हमें ढूंढना है, इसी चीज को परखना है। जैसे प्रेमचंद से देखो, अगर प्रेमचंद से सवाल आता है तो क्या आएगा? मतलब कैसे वो समाज की एक आदर्शोन्मुखी या फिर आदर्शवादी गांधीवादी विचारधारा के कवि थे, जिसने जिन्होंने शुरू भी किया अच्छे से, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की ओर जाते रहे। लेकिन अंत तक आते आते ऐसा क्या हुआ? एक चीज तो द्वंद्व, दूसरा चीज परिवेश, और तीसरा चीज क्या, साहित्यकार में परिवेश और साहित्य परंपरा के आधार पर ऐसी प्रतिभा है कि वो अपनी कहानियों से ऊपर उठ जाएं, वो नई चीजें बताने लगे, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से यथार्थोन्मुखी यथार्थ तक पहुंच जाएं। तो वो प्रेमचंद ने प्रूव किया। एक बहुत ही बढ़िया लाइन आती है कि अगर आप किसी भी साहित्यकार को देखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी साहित्यकार को देखना चाहते हो तो उसकी पहली रचना को मत देखो, उसकी अंतिम रचना को देखो कि वो कितना परिपूर्ण और कितना सॉलिड हो चुका है। तो ये 5 जो तत्व हैं, साहित्य इतिहास दर्शन के तत्व हैं, और इनके आधार पर ही साहित्य को लिखा और समझा जाता होगा। तो आप आगे बढ़ें। बढ़ते हैं सर। इसका थोड़ा सा हाँ, नोट्स इसका है क्या? इसका जैसे अपने सर बोला उसको अच्छा से नहीं लिख पाया। हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा।
अब हम्म। ये बताओ पहले कि जरा हम साहित्य इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, या फिर समस्याएं बाद में ही करते हैं, पहले हम गारसा दत्तासी को पढ़ते हैं। क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है? क्रम से चल रहे हैं कि कैसे क्या बढ़ेगा। गारसा दत्ताशी शायद एक आध बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं पूछा, पर एक दो बार पूछा है। जैसे इस्तवार द लाल इत्योर एंदोई एंदोस्तानी, अ, मूल किस भाषा में ये रचना है, या फिर ये साहित्य इतिहास किस भाषा में है? कौन सा सर बोलिए। अ, इस्तवार द लाल इत्योर एंदोई ए एंदोस्तानी कौन सी भाषा में है? सर समझ में नहीं आ रहा है सर इसे लिख के सर यही तो बता दूंगा सर। गारसा द ताशिक, देखो नाम ही है इस्तवार द ला लित्वर एंदोई हिंदुस्तानी, यानी फ्रेंच भाषा में। तो अगर मान लो आप टीजीटी वगैरह दे रहे हो, या फिर टेट वगैरह दे रहे हो, तो वहां पे सवाल आता है कि पहला साहित्य इतिहास औपचारिक रूप से कौन सा माना जाता है, तो वहां पे गारसा द ताशी का होगा। लेकिन अगर हिंदी बोला जाए तो हिंदी में नहीं होगा। या फिर आप ये बताओ कि पहला इसे मानेंगे जहां पे ना तो काल विभाजन है, ना तो काल क्रम अनुसार परिचय है, तो क्या हम उसे मानेंगे पहला? मान सकते हैं ये क्यों सर। मान सकते हैं? अभी बताया सर, आपने बताया कि क्योंकि इतिहास सिर्फ काल और घटना से नहीं होता, उनके हम्म, परिवेश से होता है। फिर उसका कारण क्या है, वो क्यों युद्ध की देखें, इतिहास को देखें तो क्यों हुआ ये भी हो सकता है। और क्या क्या राजनीति में देखें तो क्या क्या उनकी दर्शन है, कैसे उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कैसे योगदान दिया। और देखा, ठीक है, आप इतिहास उसको बोलोगे, बट अगर हम कसौटियों के आधार पर देखें ना, तो ना तो काल विभाजन है और ना ही काल क्रमानुसार लेखन परिचय है। मतलब इसको बस औपचारिक मानेंगे कि आप ठीक तरह से लिखे हुए हो, कि एक ग्रंथ पहली बार हिंदी और उर्दू कवियों को बताया, जीवन चरित्र बताया है, और जगह स्थान बताई है, रचना के अनुसंधान और प्रशंसनीय प्रयास, मतलब आप बताने का प्रयास कर रहे हो। 3224 कवियों का लेखन विवरण कर रहे हो आप, जिसमें से शायद 72 कवि हैं जो हिंदी के हैं, हिंदी, और जो कवि हैं उर्दू के कवि हैं। तो वो चीजें आपको मिलती हैं। तो आप सोचो, जब ऐसा है ही नहीं तो हम इसको क्यों मान लें? इसको हम मानेंगे कि एक इतिहास लेखन है औपचारिक, लेकिन अगर कहें कि परिपक्व प्रयास है, भारतीयता व्यवस्था के अनुसार मान्य होगा नहीं, मान्य योग्य नहीं, हाँ, मान्य योग्य नहीं होगा। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का ले लो आप, तो ये हिंदी साहित्य का परिपक्व प्रयास होता है पहली बार। आगे पहले पढ़ते हैं इनकी क्या क्या सीमाएं रही हैं और क्या क्या इन्होंने कहा है। ये कहते हैं, इनका दृष्टिकोण समझो, लिखना चाहो तो लिख लो। बोलते हैं, हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है, वह ना तो किसी दूसरी भाषा से हीन है और ना वास्तव में कम है। समझे इतनी बात? जैसे नहीं देखो, ऐसा से 1839 के दौर में है, और 1839 के दौर में क्या हो गया था, हिंदी और उर्दू का मेल हो गया था, और हिंदू और उर्दू के मेल के कारण हिंदुस्तानी भाषा बन गई थी। अब हिंदुस्तानी भाषा को ही वो हिंदुस्तानी साहित्य मानने लगे, जबकि वैसा नहीं है, थोड़ा और बेहतर चीज है। तो हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है, मतलब काव्य के आधार पर महत्व है, वह ना तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, जैसे लैटिन को ले लो, फ्रेंच से ले लो, किसी को भी ले लो, वो मतलब थोड़ा उदारता दिखा रहा है, ना तो किसी अन्य भाषा से हीन है और ना ही वास्तव में कम है। तो ये चीजें बोल रहे हैं। जैसे फारसी और उसकी तुलना होने लगी थी, खड़ी बोला बोली प्रचार में तो थी, पर उस तरह से सामने नहीं आई थी। तो इनका ये मानना था। आगे क्या सूचनाएं मिलती हैं कि साहित्य इतिहास में लेखन में कुछ मौलिक सूचनाएं और नवीन थी, जैसे ज्ञान दीपक, समय विनोद, सुंदरी तिलक, पत्रों, पृथ्वी राज रासो रचना तथा अमरदास, दादू नानक, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी शिव प्रसाद जैसे रचनाकारों के बारे में प्रदत्त सूचनाएं मिलती हैं। अगर आपको बताना हो या फिर आपसे कोई सवाल पूछे कि गारसा दत्तासी का क्या महत्व मिला, तो अगर हमें इनके बारे में अच्छी जानकारी मिल रही है, या फिर 72 जो हिंदी के कवि हैं
या फिर उर्दू के 738 कवि और हिंदी के 72 कवि हैं। तो हिंदी के कवि को केवल अगर लें, तो इनके बारे में अगर हमें जानकारी मिल रही है, तो भले ये साहित्य की या फिर परिपक्व प्रयास ना रहा हो, पर फिर भी रहा तो प्रयास ही। अच्छा काम किया होगा इन्होंने। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं, ये 3 आधार पे हैं। पहले 2 भाग 1870 में आ गए थे और लास्ट का भाग था 1871 में आया था। अब इनकी सीमाएँ देखते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ना, क्योंकि देखो, क्या है कि ताशी के अनुसार हिंदुस्तानी, अरबी तथा फ़ारसी अक्षरों में लिखी जा सकती है। वही है कि अभी लिपि का विकास हुआ नहीं है, तो इनका मानना अभी थोड़ा वैसा ही है, देवनागरी या कैथरी नागरी है। नागरी के और भी थोड़े बहुत रूप हैं, ये सब वो बता रहे हैं। भाषा के बारे में भी वो मान्यताएँ दे रहे हैं। सीमाएँ में आते हैं डायरेक्ट। गारसा द ताशी को हिंदुस्तानी भाषा, धर्म और जात संबंधी धारणाएँ अंग्रेजी साम्राज्यवाद नीति के अनुकूल है। ताशी के समय अंग्रेजों की नीति मुसलमानों को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत अंग्रेजों के। अब आप ये बताओ, अभी मैंने पढ़ा कि इनका दृष्टिकोण था हिंदुस्तानी साहित्य काव्यात्मक महत्व है, ना तो किसी से कम है और ना ही हीन है। तो क्यों कहा होगा? एक फ्रेंच विद्वान है जो 1839 के समय में रह रहा है, तो इतिहास लेखन शुरू करता है, तो वहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना हो ही जाएगा ना, कि अंग्रेज का प्रभाव, और अंग्रेज जो थे मुस्लिम से थोड़ा जुड़े हुए थे या फिर रिलेट कर रहे थे। तो वहाँ पे अगर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हिंदुस्तानी भी ठीक है, हिंदुस्तानी ठीक है नहीं, हिंदुस्तानी भी ठीक है, तो वो बात दिखती है हमें कि एक जो समय काल चल रहा होता है कि शिक्षा नीति के अनुसार या फिर अंग्रेजों के अनुसार उस चीज़ को मानते हैं। तो ये चीज़ हमें कमी लगती है कि वो उस चीज़ को वो अपेक्षा करके या फिर तुलना करके रखना चाहते हैं। अलग नहीं तुलना करना चाहते या फिर अगर अलग नहीं परखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि ताशी जी ऐतिहासिक दृष्टि पक्षपातपूर्ण है। जैसे बताया कि भाषाई वास्तविकता की पहचान ही नहीं है। क्यों पहचान नहीं है? क्योंकि लिपि का विकास कब हुआ है? आप देख रहे होंगे, जब हमने भाषा पढ़ा है भाषा खंड, तो लिपि का विकास कब होता है अच्छे तरीके से, व्यापक या फिर कहें सुधार? कोई आइडिया है? लिपि का मानकीकरण कब होता है अच्छी तरीके से? तो मान सकते हैं लगभग 19वीं सदी में 20वीं सदी में मान सकते हैं इसको। और अच्छे से हाँ, कर गए थे। 19वीं सदी में थोड़ा-थोड़ा शुरू हो गया था, जैसे गिलक्राइस्ट ने प्रयास किया था व्याकरण लिखने का, 20वीं सदी के बाद। और फिर जो 21वीं सदी या फिर कहें कि 1957-58 के दौर के आसपास, वो चीज़ें थोड़ा संस्थागत रूप लेने लगी थी। तो उस चीज़ को हम समझते हैं कि ये थोड़ा भाषाई वास्तविकता से अनबूझे थे, नहीं समझते थे उस चीज़ को। तो ये हमें समझ आता है गारसा द ताशी की सीमाओं में, कि अगर कोई इंसान उस भाषा से इतने तरीके से बूझा ही नहीं होगा या फिर उसे समझा ही नहीं होगा, तो दूर ही रह जाएगा इतिहास लिखने में। धार्मिकता उनकी धार्मिक दृष्टि पर हावी हो गई थी। ताशी की धार्मिकता जो थी, चाहे उसको इस्लाम मान लो या फिर जो भी मान लो, वो थोड़ा हिंदू और मुस्लिम में बँटवारा है। जैसे मैंने बताया ना, 738 कवि उर्दू में मिलते हैं और 72 कवि हिंदी में मिलते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा है। और एक चीज़ और कि पूर्वाग्रह युक्त एक चीज़ अभी मैंने तथ्य के आधार पर बताई कि आपको अगर साहित्य इतिहास लिखना है, तो वहाँ पे राइटर का जब परिपक्व हो जाए, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पूर्वाग्रह युक्त हो गए। तो आप दर्शन के साथ तुलना करते रहो, जो 5 प्रकार के दर्शन बताए हैं, उनको अगर लेके चलोगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि पूर्वाग्रह अगर है, तो नहीं, मज़ा नहीं आया। आगे क्या लिखते हैं ये, कि ताशी ने अपने इतिहास में बहुत से विवरण गलत दिए हैं। अब आप ये बताओ, ना तो वहाँ पे गूगल था, ना तो चैट जीपीटी था, या फिर ना तो कोई इससे पहले ऐतिहासिक विवरण अच्छे से नहीं मिलता। भक्तमाल मिलता ज़रूर है, पर एक ऊपरी-ऊपरी थे। कविमाला हो गया, कालिदास हज़ारा हो गया, लेकिन वो हिंदी पढ़ना जानते ही नहीं थे, या फिर जिन भी भाषाओं में लिखा गया होगा, तो वो भाषाएँ उनके बूझ में ही नहीं थी, समझ ही नहीं पा रहे थे। तो कैसे लिखा होगा उन्होंने? नहीं लिख सकते। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा इनको सीमित कर देता है। दूसरे आएँ, दूसरे साहित्य इतिहास लेखक के ऊपर। दूसरे हमारे मौलवी करीमुद्दीन।
इनका एक मिलता है तका तका शुश्रुआ, या इसको बोलते हैं तज़किरा ई सूरा ई हिंदी। इसमें इन्होंने लगभग 1004 कवियों का वर्णन किया, जिसमें 62 कवि हिंदी के थे। और सबसे बड़ी चीज मिलती है जो ताशी जी की रचना में नहीं मिलती है, कि काल क्रम का परिचय अब मिलने लगता है इनके जन्म, कि एक काल क्रम के हिसाब से उन्होंने सेट किया है। लेकिन अभी भी वर्ण क्रम के अनुसार नहीं है। जैसे एक विशेषता थी ना कि कौन सी परंपरा से आते हैं, तो परंपरा नहीं समझ पाए थे अभी भी, अपने आप को महान दिखाने की नीति के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा। हाँ, पर ऐसे शब्द ना भी यूज करें ना, तो हमारे पास बहुत सी चीजें हैं बताने की, तो आप उसको समझ लें। अब मौलवी करीमुद्दीन की दो चीज आप बस जान लो। एक तो ये कि 1000 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें हिंदी के कवि केवल 52 थे। दूसरी चीज कि काल क्रम का परिचय मिलता है, जो तज़किरा ई सोरा ई हिंदी में। और अगर आपको दिमाग में जरा सा भी हो कि वर्ण क्रम अनुसार मिलता है, तो नहीं, यहाँ पे अभी आपको वर्ण क्रम अनुसार नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एमए वगैरह की या फिर सीयूईटी वगैरह दे रहे हो, तो सबसे पहले हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास जो लेखन मिलता है, वो किसका मिलता है? हाँ, शिव शिव सिंह सिंह सरोज। सिंगर। हाँ, सिंगर हूँ सर। शिव सिंह सेगर जो है, जी। वो शिव सिंह सरोज लिखते हैं 1883 में। तो इसमें पता है 1003 हिंदी कवि का वर्णन मिलता है। पूर्वार्ध में 838 कवि के रचना के अंश, उत्तरार्ध में लगभग अगर टोटल मिला के जाओ 1003 का जीवन परिचय मिलता है। वर्णाक्रम पद्धति है, काल विभाजन भी है, हालांकि नामकरण नहीं है। जैसे शुक्ल जी के यहाँ मिलता है ना वीर गाथा काल, चारण, जो भी मिलता है, मुझे याद नहीं है, एक सेकंड। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और गद्य काल मिलता है, जो अब आधुनिक काल हो चुका है। तो ये सब उनके यहाँ नहीं मिलता, लेकिन काल विभाजन और वर्णाक्रम पद्धति मिलने लगती है। अब शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने इसे कवि वित्त संग्रह कहा है। कवि वित्त संग्रह का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता है सर, नहीं बोले थे। इसका मतलब बस यही है कि कवि के वृत्तियों के बारे में वर्णन कर देना, कवि वृत्त संग्रह हो गया। तो आप सोचो कि शुक्ल जी विरोध कर रहे हैं कि ये साहित्य इतिहास नहीं है। तो अगर आपको शिव सिंह सरोज का बताना हो, तो आप थोड़ा सा बताओगे कि शुक्ल जी इसे कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। और आदिकाल के मतलब अगर संवत को देखा जाए, तो प्रारंभ इन्होंने किया है 770 विक्रम संवत में। 57 घटा दो, कितना होगा? 723, या फिर 17 13 हो जाएगा सर। नो, हाँ, 57 713। 17 17। हाँ, तो इन्होंने 713 से शुरुआत की है। और इन्होंने पहला जो कवि माना था, पुष्प को या पुंड को या फिर पुष्पदंत को माना था। ये सब शायद नोट्स में नहीं है, तो अगर शिव सिंह सरोज पे आता है टिप्पणी लिखिए, तो उतना आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े, लिखते चल रहे हो ना? आगे सर बढ़िए। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, तो उससे थोड़ा पढ़ लेना। अब दूसरी चीज, अब हमारे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन एक आध बार यूपीएससी ने भी पूछा भी है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का साहित्य इतिहास लेखन में महत्व को बताओ। तो 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं, जो मतलब जैसे अभी पत्रिका में छपा था, एक भाषा काव्य संग्रह की बात मैंने नहीं की, जो महेश दत्त द्वारा 1873 में नवल किशोर प्रेस द्वारा रचित ग्रंथ था, हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ था। और कुछ हद तक कालक्रम भी था, मतलब कुछ हद तक अगर इसे इतिहास मानना हो, तो उस भाषा काव्य संग्रह को मान सकते। तो वैसे ही द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में 1889 में स्वतंत्र रूप से छपा, और 1888 में ये पत्रिका के सहारे आया था। मतलब पत्रिका का पहला फ़ॉन्ट आया था, और फ़ॉन्ट में ही उसको छाप के निकाल दिया गया था। लेकिन 1889 में अंग्रेजी भाषा में शुद्ध रूप से साफ साफ आया। और अगर इसका हिंदी 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 रूपांतरण या फिर अनुवाद की बात की जाए, तो किशोरी लाल
गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया था और 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय में इसका प्रकाशन कर दिया गया था। ठीक है। अब अगली चीज, 1866 में 1866 कवि सेम कवि थे जो शिव सिंह सरोज की पुस्तक में थे। जैसे होता है ना कि शिव सिंह सरोज की पुस्तक से आप लेके चल रहे हो या फिर पिछली पुस्तकों से आप थोड़ा सा सीख रहे हो, तो इन्होंने शायद हिंदी सीखी होगी या फिर हिंदी अनुवाद होना शुरू हो गया था 1888 में। आपने जैसे देखा ही होगा कि कुछ हिंदी अनुवाद होना शुरू हो गया था। तो 1866 कवि जो है शिव सिंह सरोज की किताब से आते हैं, और 66 जो नए कवि आते हैं वो इन्होंने स्वयं अपने से या फिर कुछ जो नए कवि रह गए थे, बच गए थे, तो उनको किया। और एक नई चीज इन्होंने क्या की कि काल क्रम अनुसार कवियों का जीवन चरित्र, अब यहाँ पे चरित्र भी आ रहा है। एक चीज कौन सा पढ़ा था हमने कि द्वंदात्मकता, तो वो ही द्वंदात्मकता की उस इंसान की या फिर उस साहित्यकार की चरित्र क्या है। तो चरित्र के आधार पर भी इन्होंने कथाक्रम अनुसार कवियों का वर्णन किया, युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्ति का वर्णन किया। कौन सा, कितने आपको मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, तत्व के आधार पर देखो। युगीन परिस्थितियों और प्रवृत्ति का वर्णन किया एक तत्व। कला काल क्रम अनुसार कवियों का, काल क्रम अनुसार ये तो वो हो गया कि कौन सी परंपरा चल रही है, कौन सी धारा में बह रहे हैं, दो हो गया। और तीसरा जीवन चरित्र कर रहे हैं, तो ये तीसरी चीज हो गई कि साहित्यकार की द्वंद्वात्मकता क्या। और इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन 4 भाग में किया, टाइम के अनुसार बांटा भी है। मतलब सामंजस्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चौथा लक्षण लगभग आसपास सा दिख रहा है। जैसे चारण काव्य मानते हैं, चारण काव्य आपने पढ़ा होगा, आप ब्रंश में जैसे कुछ चारण काव्य मिलेंगे, राम चारण काव्य, कृष्ण चारण काव्य। स्वयंभू का शायद मैंने बताया था कि स्वयंभू ने चारण रचनाएं लिखी थी, है ना, याद है। नहीं याद नहीं है सर, थोड़ा 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 सा याद है, पूरा अच्छे से नहीं याद है, उसको अच्छे हाँ, से नहीं दिखाई तो इन्होंने 4 क्रम में बांटा, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। अब देखो, फिर से हम उस बात पे आते हैं कि जनता की संचित चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। सोच के देखो, चारण काव्य मतलब चरण पे जैसे एक भक्त होता है ना, अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे टाइप के काव्य। दूसरा धार्मिकता की, आप कृष्ण भक्ति धारा से हो, राम भक्ति धारा से हो, या फिर शैव भक्ति धारा से हो, जैन धर्म से हो, या फिर बौद्ध धर्म से हो, या फिर ईसाई हो, या जो भी है, तो धार्मिक काव्य भी अलग किए। प्रेम काव्य, प्रेम जैसे सूफी हो गया, मसनबी हो गया, रहस्यवाद में जुड़े को भी, जैसे प्रेम का पीर शायद बिहारी को बोला जाता है शायद, या फिर घनानंद को बोला जाता है। तो प्रेम गाना ना काव्य वैसे। हाँ, घनानंद को। और चौथा दरबारी काव्य, 4 कालों में बांटा। और भक्ति काल को इन्होंने पहली बार, जैसे अगर बोला जाए कि भक्ति काल को पहली बार स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी, तो ये भक्ति काल को 16 से 17वीं सदी के आसपास का, मानते हैं, जिसे भक्ति काल मतलब भक्ति काल स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। अब शुक्ल जी इनको क्या बोलेंगे, कुछ तारीफ करेंगे या फिर ऐसे ही बोल देंगे जैसा उनको बोला था शिव सिंह सरोज को कि ये कविवित्त संज्ञा है। क्या लगता है आपको। शुक्ल जी इनके काव्य को बोलते हैं कि ये बड़ा कविवृत्त संग्रह है, जहां उनको बोलते हैं ये कविवृत्त संग्रह है। तो 66 नए और कवि को जोड़ने के कारण इनको बोल देते हैं कि ये बड़ा कविवृत्त संग्रह है। देखो कितनी सटीक बात शुक्ल जी कहते हैं, मतलब अभी भी उसको साहित्य नहीं मानते, क्योंकि वो खारिज कर रहे हैं उन चीजों को कि अभी जो तत्व होता है साहित्य इतिहास का, वो पूरे तरीके से दर्शन में है ही नहीं। आप देख ही रहे हो, ना तो प्रतिभा समझ आई और ना ही अच्छे से सामंजस्य समझ आया कि आप उसको बना रहे हो। और नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जो है, इसे पहला इतिहास मान लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि 4 तत्व आ गए हैं तो पर्याप्त है। या फिर अगर चरित्र वर्णन है तो हो सकता है उनका ये भी मानना हो कि ये साहित्यकार की प्रतिभा का ही वर्णन हो। तो नगेन जी इसको पहला इतिहास मान लेते हैं, लेकिन शुक्ल जी अभी भी इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह से अधिक कुछ भी नहीं मानते।
अब आते हैं हमारे मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के बारे में सुना है? 4 भाई थे कि 3 भाई थे? 3 भाई सर। नहीं, नहीं, 4 भाई थे, लेकिन जो मिश्र बंधु विनोद था उसको 3 भाइयों ने लिखा था। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुक्रदेव बिहारी। प्रथम 3 भाग जो थे 1913 के पहले 13 तक आ गए थे, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशन हुआ था। व्यवस्थित काल विभाजन है, नामकरण के आधार पर है, और कुल 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। और शुक्ल जी के परिचयात्मक वर्णन के आधार पर ये चीजें यहाँ पे कुछ कुछ मिलती हैं। और ये इतिहास बोध जानते हो ना, जो चीज है कि इतिहास से जुड़ा हुआ परिवेश से, तो यहाँ पे इतिहास बोध भी मिलने लगता है। अब शुक्ल जी में डायरेक्ट आ जाए या फिर थोड़ा और पढ़ें इनको? थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं सर। जैसे एक सबसे बड़ी विशेषता कि आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास के लिए जो कवियों का परिचय लिया है, विवरण लिया है, वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता, मतलब कोई बड़ा आदमी मैं शुक्ल जी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे आपको शुक्ल जी मिलेंगे। आपको गोदान की आलोचना करते हुए भी मिलेंगे, आपको साहित्य इतिहास लिखते हुए भी मिलेंगे। तो एक बड़ा आदमी जब कहीं से कुछ चीज लेता है तो मिश्र बंधु विनोद की थोड़ी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा तैयार कर लेना, 10 नंबर का सवाल आ सकता है मिश्र बंधु विनोद से। अब आगे आते हैं हमारे शुक्ल जी। शुक्ल जी पता है मिश्र बंधु विनोद को क्या बोलते हैं? अच्छा आप बताओ कि, एक सेकेंड, शिव सिंह सेगर की रचना को ये बोलते हैं कविवृत्त संग्रह। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बोलते हैं बड़ा कविवृत्त। और मिश्र बंधु विनोद को, जो 4500 कवि का था, तो इसको बोलते हैं बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। सबको वो बोल रहे हैं, लेकिन इतिहास की संज्ञा किसी को भी नहीं दे रहे हैं, जिसमें संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 8 खंडों में बांटा मिश्र बंधु विनोद ने। और क्या किया, कवियों का जीवन चरित्र वर्णन किया। चरित्र, आप तत्वों के आधार पर सोचते रहना। साहित्य के विभिन्न अंग का वर्णन किया। अंगकृत में एक हिंदी नवरत्न है, जिसमें इन्होंने भूषण और मतिराम दोनों को मिश्र बंधु ही मान लिया, या फिर कौन से बंधु थे, मतलब दोनों भाई भाई है ना, तो इनको एक ही साथ रख लिया है। तो हालांकि हिंदी नवरत्न में 10 कवि रहते हैं, पर इन्होंने केवल 9 कवि को गिनाया, और कालक्रम के अनुसार गिनाया ही है, वो तो ठीक ही है। लेकिन साहित्य के वृत्तियों के अनुसार कि किसको किस लेवल पर रखा जाएगा, तो जैसे तुलसीदास को सबसे ऊपर रखा, सूरदास को सेकंड में, देव को थर्ड में, बिहारी फोर्थ, भूषण मतीराम को भाई भाई मान लिया, तो कह दिया कि अलग नहीं है, एक ही कवि है। केशव को 6वें नंबर पे, कबीर को 7वें पे, चंद्र बदाई को 8वें पे, और भरतेंद्र हरिश्चंद्र को 9वें नंबर पे रखा। और हिंदी के साहित्य के इतिहास का यह प्रथम इतिवृत्तात्मक, मतलब पूरी तरीके से वृत्तात्मक इतिहास लेखन था। तो मैं सुबंध विनोद के बारे में आप थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ लेना, ठीक है? अब आ जाए शुक्ल जी पर थोड़ी बातें करें। तो ठीक है देखो चलते हैं। शुक्ल जी, हालांकि देखो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक आध क्वेश्चन आ जाएगा कि शुक्ल जी के आधार पर योगदान बताओ, मिश्रबंध विनोद क्या है, भक्तमाल पर टिप्पणी लिखो, द्विवेदी जी आ जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी आ जाएगा। सीमाएं हालांकि पूछता नहीं है, पर अगर 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो सीमाएं भी बता देंगे, अगर टिप्पणी हुआ तो एक दो सीमाएं गिना के छोड़ देंगे। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और डिमांड के हिसाब से करना। सिलेबस मैं अभी भेजता हूँ, जस्ट एक सेकंड, ये वाला बहुत ही अच्छा है। मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने बनाया अभी। अब शुक्ल जी, तो शुक्ल जी का पहले हम पढ़ लेते हैं कि विचारधारा क्या थी। विचारधारा से आप रिलेट करते जाना, जैसे 5 चीज पहले आप आगे लिख लो कि साहित्य इतिहास दर्शन के 5 तत्व, साहित्यकार की प्रतिभा, परिवेश वातावरण, सांस्कृतिक परंपरा, द्वंद्वात्मकता, संतुलन एवं सामंजस्य। अब पांचों चीज को आप रिलेट करना। जब जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्त बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो पहली चीज हमें समझ आ गई कि द्वंद्वात्मकता, और द्वंद्वात्मकता में राजनीतिक या फिर सामाजिक या फिर सांप्रदायिक, धार्मिक और व्यक्तिगत अगर लिख देते तो पूरी तरीके से हो जाता कि हाँ, संतुलन भी कोशिश कर रहे हैं चीजों का। तो दो चीजें तो हैं। और तीसरी चीज जनता की चित्रवृत्ति। तो जनता की चित्रवृत्ति एक वातावरण पर आधारित होगी, जैसे वो बताए कि जनता की चित्रवृत्तियों में परिवर्तन साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। तो वो चीज है। तो साहित्य कैसे होगा, या फिर जैसे प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होगा। जनता की चित्रवृत्ति बदलती है, वह उसी अनुसार साहित्य भी बदल जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आर्थिक नहीं लिखा है इन्होंने। आप ध्यान रखिएगा कि अभी आर्थिक लेखन नहीं आया। जैसे अगर एक सवाल आता है या फिर सवाल आएगा कि अगर आप साहित्य इतिहास लिखो, या फिर आपको अगर रामचंद्र शुक्ल की अ, इतिहास लेखन में कुछ कमियां दिख रही हैं, तो क्या कमी दिखेगी? तो आप उस चीज को थोड़ा सा देख के, कमी तो कुछ नहीं है देखो, लेकिन आर्थिक कारण भी वर्तमान समय की साहित्य पे, या फिर जैसे आप ये नई कहानियों का वो देखो, यहाँ पे एक सबसे बड़ी लाइन आती है कि एक कामकाजी महिला का उदय होता है, और कामकाजी महिला का उदय होता है तो नए तरह की परंपरा या फिर नए लीक पे चला जाना शुरू हो जाता है। तो क्या चीज हुआ? आर्थिक कारण हुआ। लेकिन शुक्ल जी अभी जैसे कब साहित्य इतिहास अपना लिख रहे हैं? 1929 में। तो 1929 में जहां अभी देश आजाद नहीं हुआ है, तो इतना महत्व नहीं रखता आर्थिक कारण, क्योंकि एक गांव की बात है। गांव में इतना आर्थिक कारण है भी नहीं कि अगर आपके पास एक छोटा सा खेत का भी टुकड़ा भी है तो आप जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन अब का साहित्य डिमांड करता है आदम गोड़वी जैसी कविता। क्या जब तुम इतिहास लिखोगे, उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे? तो ये नजरिया थोड़ा सा चूकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख के चलना कि जब आप जरा भी बताने जाओगे कि शुक्ल जी का ये है, तो आप आपसे अगर पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो दूर रहना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। और अगली चीज आप देखते हैं, शुक्ल जी प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी था। इतिहास बोध प्रत्यक्षवादी और विधेयवादी था, जिसमें आप चीजों को देख रहे होगे कि साहित्यों का मूल्यांकन करते थे, परखते थे। जैसे एक खंड है हमारा, पद्य खंड में एक विधा होती है आलोचना। तो आलोचना में वो मूल्यांकन ही करते हैं। तो सिर्फ कवियों का नहीं, वो लेखकों का भी मूल्यांकन करते हुए नजर आएंगे। वैज्ञानिक चिंतन और प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित होते हैं। अगर वो सूरदास को परखेंगे ना, तो सूरदास और सूरदास की भौगोलिकता के आधार पर कह देंगे कि आपका वियोग अच्छा है ही नहीं देखो। कबीरदास के रहस्यवाद के आधार पर कह देंगे कि आपकी भाषा कवियों की भाषा है ही नहीं देखो। आपकी अगर अच्छी भाषा होती तो लोगों को समझ आना चाहिए। साहित्य का काम ये है कि लोगों को समझ आए। तो उनका थोड़ा माइंडसेट ऐसे था कि वो वैज्ञानिक आधार पर चिंतन प्रत्यक्षवाद से जुड़े हुए थे। ये चिंतक तेन के आभारी हैं। तेन की विचारधारा जैसे मैं बताऊं आपको कि तेन बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। तेन ने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में भली भांति स्पष्ट किया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। इसके लिए उसने जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष के तीन तत्वों का उल्लेख किया है। तो वही चीज ये तेन के तीन तत्वों के आधार पर, जाति, वातावरण और क्षण के आधार पर, मतलब रचना के क्षण यानी कब लिखा गया है, उसको आप परिस्थित बोलना चाहो, परिस्थित नहीं, क्या बोलेंगे, शायद सांस्कृतिक परंपराएं बोल लो कि कौन से समय में वो चल रहा है। तो इन तेन के तीन तत्वों के आधार पर ये चीजें चलती हैं, जाति, वातावरण और रचना का क्षण। यहाँ जाति का अर्थ समाज से है, वातावरण चित्रवृत्तियों के बनने ना बनने से है, और स्थितियों का क्षण जैसे कि भक्ति आंदोलन चल रहा है तो ऐसी ही परंपराएं चलेंगी, या फिर अगर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है तो वही चीजें चलने लगेंगी। तो ये चीजें उन्होंने बताया इतिहास बोध में।
अब दूसरी चीज हमें मिलती है काल विभाजन और नामकरण। अगर कहा जाए कि सबसे सटीक काल विभाजन पहली बार या फिर अभी भी निर्विवाद रूप से, हालांकि कहीं-कहीं कहते हैं कि नहीं हम वीरगाथा काल को आदिकाल बोलेंगे, तो आप नाम के आधार पर बदल सकते हो, लेकिन जो उसमें लिखा गया है, उसके आधार पर आप नहीं बदलोगे। तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया। कहीं-कहीं नहीं करते, जैसे आधुनिक काल से अगर आप आगे बढ़ जाओ, तो भी वहाँ पे लोग बहुत से काल को बाँट देते हैं। कहते हैं कि कहीं पे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, तो ये आधुनिक काल के उसमें ही आ जाता है। तो आप अगर निकालना चाहोगे कमियाँ तो निकल जाएँगी। लेकिन अगर निर्विवाद रूप से कहें तो काल विभाजन सब स्वीकृत कर लेते हैं। जैसे वीरगाथा काल संवत है, ईस्वी नहीं है। संवत 1050 से 1375, इसको अगर माइनस 57 करो तो 993 से आस-पास आएगा कुछ 57 घटाना ही भूल गया। भक्ति काल में आप देखो 1375 संवत से 1700, रीत काल 1700 संवत से 1900, आधुनिक काल 1900 से अभी तक। तो वो चीज़ें इनके काव्य में दिखती हैं और इन्होंने भक्ति काल को भी बाँटा। भक भक्ति काल जैसे हमारे सिलेबस में जो बँटा हुआ है, वो शायद इन्हीं की देन है। क्या बोलते हैं इनको? शुक्ल जी। पहले निर्गुण सगुण में बाँटते हैं, निर्गुण को ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी में बाँटते हैं और सगुण को कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। हमारे उसमें क्या है पता है? निर्गुण है, जिसमें ज्ञानाश्रयी में आपको कबीर मिल जाएँगे और प्रेमाश्रयी में आपको ये जायसी मिल जाएँगे। कृष्ण भक्ति में सूरदास मिल जाएँगे, राम भक्ति में केशव और तुलसीदास मिल जाएँगे। हालाँकि केवल तुलसीदास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केशव से 5-6 क्वेश्चन आए हैं। 5-6 क्वेश्चन को भी यूपीएससी इम्पोर्टेंट ही मान लो, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। शुक्ल जी की साहित्य इतिहास कुछ और विशेषताएँ दिखती हैं, जैसे रचनाकारों के जीवनी लिखने के स्थान पर उन्होंने मूल्यांकन को महत्व दिया, जो मैंने बताया। रचनाओं का मूल्यांकन ना तो पारंपरिक रसवादी दृष्टि से, ना आधुनिक सामाजिक दृष्टि से, बल्कि इन दोनों का समन्वय करके। अभी जैसे बोला ना कि 5वां चीज़ होता है सामंजस्य और समन्वय, तो इन्होंने समन्वय की दृष्टि से उसको दिया कि वो लोक मंगलवादी व्याख्या है या फिर नहीं है। तो आप बताओ, बिहारी को ये ज़्यादा ऊपर रखेंगे या तुलसी को ज़्यादा ऊपर रखेंगे? हेलो, सर शुक्ल हमको जी कहने से बिहार। हाँ, बिहारी को रख सकते हैं। अरे लोक मंगलवादी व्याख्या जो अगर करेगा तो वो बेहतर होगा। तो लोक मंगलवादी बिहारी रखते हैं या फिर तुलसी रखते हैं? तुलसी रखते हैं। आप समझते चलो ना। देखो अब उन्होंने कविता में संप्रेषण को बाधित करने वाले तत्वों तथा रहस्यवाद, प्रतीकवाद, क्लिष्ट व पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग व बुद्ध प्रेरित वक्तृता का जमकर विरोध किया। मतलब ये थोड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है अगर उनका चिंतामणि आप पढ़ोगे, हमारे सिलेबस में निबंध है। बिल्कुल लगेगा क्लिष्ट भाषा में लिखा गया। हालाँकि रहस्यवाद, प्रतीकवाद तो नहीं है जैसा कबीर के काव्य में मिलेगा या फिर जायसी के काव्य। अब बताओ जायसी को आगे रखेंगे या तुलसी को आगे रखेंगे? प्रतीकवाद का खंडन अगर करते हैं तो तुलसी को आगे रखेंगे, क्योंकि प्रतीकवाद फालतू में, मतलब उनका कहना है कि जायसी ने प्रतीकवाद को फालतू में कर दिया है। और जायसी की तारीफ वो कैसे करेंगे? अगर जायसी की तारीफ करेंगे पता है एक लाइन, जैसे हम जब अवधि कर रहे थे तो मैंने बोला मैंने नहीं बोला, मतलब शुक्ल जी ने बोला कि जायसी की भाषा बहुत ही सुंदर है, मधुर है, लेकिन ये जायसी की भाषा का रहस्य नहीं है। ये नहीं, जायसी के रचना की मधुरता नहीं है, ये भाषा की मधुरता है। मतलब वो अवधि की तारीफ कर रहे थे, ना कि जायसी की तारीफ कर रहे थे। तो ऐसी चीजें आपको दिखती हैं पीछे, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज आप साथ में लेके चलो, साथ में लेके चलोगे तो ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ने। ठीक है। ठीक तो है। इन्होंने ऐसा बोला कि रहस्यवाद हो जैसे तुलसी का, मतलब कबीर का देखो, प्रतीकवाद हो जैसे इनका देखो, क्या नाम है अभी, जायसी, क्लिष्ट व पारिभाषिक शब्दों से हो, यशपाल का देख लो। तो इनको बुद्ध प्रेरित वक्तृता का विरोध करते हैं कि आप लोकमंगल की भावना से आए ही नहीं हो, फिर साहित्य हुआ ही नहीं, फिर तो वो लेख हो गया।
तुलसी जी भाषा के आलोक में ज्ञान के भंडार थे। हाँ, ठीक है। अब लास्ट बात, उन्होंने जहां तक संभव हुआ विविध कालों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। यथा भक्ति काल को दो प्रमुख वर्ग निर्गुण व सगुण में बांटकर पुनः उनके दो दो भाग किए। इसी प्रकार रीत काल व रीत काव्य को रीत स्वच्छंद में बांटा दो भागों में। जैसे अब तीन भागों में बट गया जो हमारे सिलेबस में है, तीन भागों में। और आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा, प्रथम द्वितीय तृतीय। जबकि आधुनिक काल छह भागों में बट गया है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, एक सेकंड, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता। और आधुनिक काल में हमारे पास तीन रचनाकार हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो ये शुक्ल जी कहते हैं। आप सीमाएं भी जल्दी देख लेते हैं। प्रत्यक्षवादी पद्धति के कारण शुक्ल जी ना तो रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व दे पाए। एक तो आप ठीक है कि रचनाकार को आप देख रहे हो उसके तीन आधारों पर कि जाति, वातावरण, रचना के आधार पर। लेकिन जो पहला था हमने बताया था कि साहित्यकार की प्रतिभा, तो आपने साहित्यकार के व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया, ना ही परंपरा से पैदा होने वाले प्रभाव को कि उस जो अ, महत्व रखता है उसका व्यक्तित्व किस आधार पर। तो ये चीज उनके में कमजोर मिलती है। हडसन ने अ, तेन के दृष्टिकोण का जिस प्रकार हडसन ने विरोध किया था, शुक्ल जी का खंडन कौन करते मिलेंगे? आचार्य द्विवेदी जी मिलेंगे आपको। जो कबीर की कविता, मतलब आप कबीर की कविता को सिर्फ इस बात से खंडन कर दे रहे हो कि रहस्यवाद है, बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, सिर्फ इस बात से खंडन कर दे रहे हो। आप उनके व्यक्तित्व को अगर छोड़ दोगे तो लोक मंगल तो तुलसी से भी ज्यादा कबीर में है। तो अगर मैं पूछूं शुक्ल जी के अनुसार कबीर आगे होंगे या तुलसी आगे होंगे? शुक्ल जी के अनुसार कौन आगे होगा? अरे यार, देखो मैं अभी बता रहा हूं कि शुक्ल जी खंडन करते हैं रहस्यवाद का, प्रतीकों की भाषा का, या फिर क्लिष्टता का। लेकिन एक चीज मिलती है इनकी सीमा में कि आप किसी भी रचनाकार को अपने कसौटियों के आधार पर रख तो रहे हो, तेन के आधार पर रख तो रहे हो, प्रत्यक्षवाद बन तो रहे हो, लेकिन उसके अगर व्यक्तिगत स्वरूप को छोड़ दोगे, व्यक्तिगत आधार को छोड़ दोगे, तो फिर आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप लोकमंगल ढूंढ रहे थे ना। अब कबीर के काव्यों में या फिर कबीर की रचना में आपको लोकमंगल देखना हो तो चलिए मैं दिखाता हूँ। कबीर पे बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा है आचार्य द्विवेदी ने। कभी मतलब अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना, देखना एक बार, पढ़ना तो नहीं, खैर बहुत बड़ा है। तो उस चीज को आप देखो कि एक इंसान जो लोक मंगलवादी धारणा ढूंढ रहा है, लेकिन वो फिर इंसान के व्यक्तिवाद को छोड़कर सिर्फ धारणाओं पर रह जाता है। तो ये उनकी थोड़ी सी कमी महसूस होती है जिसका खंडन द्विवेदी जी ने किया। अब आगे, प्रत्यक्षवाद के प्रभाव में शुक्ल जी ने हर बड़ी घटना की व्याख्या केवल युगीन परिस्थितियों के आलोक में की है। जैसे भक्ति काल के उद्भव में इस्लाम की प्रतिक्रिया को प्रधान कारण बताया। संत काव्य में सगुण विरोधी दृष्टिकोण पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव। सूफी काव्य में प्रेम काव्य को फारसी परंपरा की मसनवी शैली के रूप में व्याख्यायित किया। मतलब आप उन परिस्थितियों को जैसे आपको प्रत्यक्षवाद बताना है तो आप केवल उन परिस्थितियों को देख रहे हो, कौन की परिस्थितियों में है। ना तो आप उन साहित्यिक परंपरा को देख रहे हो, ना तो आप लेखक की रचना को देख रहे हो, ना तो आप द्वंद्वात्मकता को देख रहे हो, या फिर संतुलन करने का प्रयास तो फिर महसूस ही नहीं होगा। तो वो चीज इनकी थोड़ी सी कमी महसूस आती है जिसका विरोध द्विवेदी जी ने और विजय नारायण साहनी ने किया है कि ऐसा नहीं है, इनके पास और भी है। जैसे अगर आप जैसे अगर आप कबीर को देखने जाओगे तो कबीर को कह दोगे कि संत काव्य धारा के कवि हैं, तो आपने सिर्फ परिस्थिति के आधार पर देखा। लेकिन सिर्फ संत काव्य धारा की प्रवृत्ति के अलावा भी कबीर में दर्शन, भक्ति, काव्य भाषा, प्रभाव, जैन, बौद्ध, इस्लाम। तो आपने सिर्फ जैन, बौद्ध, इस्लाम, सूफी का प्रभाव देखा कि क्या प्रभाव है, आपने बाकी की विशेषताएं छोड़ दी। तो वही चीज बता रहे हैं कि ये ऐसा है। तीसरी खामियां क्या मिलती हैं? आचार्य शुक्ल प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म आदि के प्रति आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा। मतलब
इन चीज़ों को वो अच्छा मानते थे। वे ना तो मुक्तक परंपरा, जैसे एक चीज़ होता है ना कि अगर एक इंसान को सैड सॉन्ग पसंद है या फिर अगर एक इंसान को तड़क-भड़क गाने पसंद है, तो वो प्लेलिस्ट बनाएगा, केवल तड़क-भड़क बनाएगा। तो क्या सैड सॉन्ग गाना ही नहीं हुआ? या फिर अगर शुक्ल जी केवल प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म को आधार मान रहे हैं, आग्रहपूर्ण देख रहे हैं, तो मुक्तक परंपरा का काव्य, छायावाद, प्रतीकात्मक कबीर जैसे निर्गुण कवि, ये कहाँ चले जाएँ? तो ऐसे इन पे आरोप लगते हैं। चौथा आरोप, भक्तिकाल व रीतकाल का वर्गीकरण भी उचित नहीं है। भक्तिकाल व रीतकाल को दोनों को एक जैसे बताया ना कि साथ ही साथ उन्होंने वो चीज़ें कर दी। उसको निर्गुण व सगुण में बाँट दिया और निर्गुण को 2 काव्य धारा में बाँट दिया और इसको केवल 2 रीति काव्य और रीतछंद काव्य, रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीत काव्य 3 भागों में अब बँट के आता। तो ये चीज़ समझ आती है कि यहाँ पे थोड़ा-सा बँटवारे में भी तो जो जैसे मैंने बोला था ना लगभग अच्छी तरीके से नामकरण और काल विभाजन किया है। थोड़ी-सी खामी ये दिखती है कि वर्गीकरण आप कर रहे हो, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत है। अब वीर गाथा काल का नामकरण भी सही नहीं है। इसके गलत होने का कारण मात्र इतना नहीं कि उनके समय में तथ्यों का घोर अभाव था, बल्कि उनकी प्रणाली का दोष था। उन्होंने माना कि जो विशेषता मात्रा में अधिकतम होगी, उसी को नामकरण जैसे आप बताओ कि आप जब वीर गाथा काल पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत अलग स्तर की वीरता है, जहाँ पे मिल रहा है कि एक इंसान नहीं, एक औरत जो अपने पति से कहती है कि अगर तुम युद्ध से वापस लौट कर आए, तो तुम अपना कटा हुआ सर लेके आना, पीठ पीछे करके मत आना। तो सर कटा लेकर आओगे तो मैं खुश होंगी और अगर पीठ पीछे करके हार के आए, तो मैं तुम्हें अपना पति नहीं समझूँगी। इस स्तर की वीरता है। लेकिन क्या वहाँ पे भक्ति रूप नहीं है, भक्ति रस नहीं है, श्रृंगार नहीं है, वहाँ पे और रसों का क्या अभाव है? तो किसी भी काल को आप केवल उसके कारण के आधार पर कि जिसकी अधिकता है, उसके आधार पर कह दिए कि ये वीर गाथा काल है, वीरताओं का काल। तो ऐसे नाम तो थोड़ा अप्रासंगिक होंगे। तो नाम के आधार पर थोड़ा गलत है, हालाँकि वर्णन उन्होंने सब किया। तो ये नाम के आधार पर मिल गया हमें। रीतकाल की शुरुआत के प्रसंग में भी विवादास्पद है कि शुक्ल जी ने केशवदास की रीत परंपरा का प्रवर्तन नहीं माना है। अलंकारवादी आचार्य रसवादी नहीं, इसके विपरीत तथ्य है कि केशवदास की रचना रसिक प्रिया पूर्णतः रसवादी रचना है। तथाकथित रसवादी आचार्यों ने भी अलंकारवादी रचनाएं लिखी हैं। मतलब वो अलंकारवादी या फिर रसवादी रचना, जैसे अलंकार को वो रस नहीं मानते थे, तो वो चीजें थोड़ी सी उसमें कमी मिलती है, क्योंकि उनका बायस्ड होना या फिर थोड़ा सा शुरुआत में ही लिख रहे थे, तो थोड़ी चीजें सीमाएं हो जाना अच्छा है। एक सीमा बची है, अब आप उसको समझना, पढ़ना। आचार्य द्विवेदी यथार्थवादी को मानते थे, भारी आवेश, बड़ा चढ़ाव वाले रचनाओं वाले कवियों को कम एक्सेप्ट करते थे। हाँ, हाँ, बस 3 चीज़, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि वो प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म काव्य, इनको महत्व देते थे, बाकी तुम लिखते रहो, मैं देख ही नहीं रहा, ऐसी वाली विचारधारा हो जाती थी। तो ऐसे थे हमारे शुक्ल जी और शुक्ल जी का साहित्य इतिहास लेखन में योगदान। तो सीमाएँ हमने देखी है ना, सीमाएँ को मैंने समझाने के लिए थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताया एग्ज़ाम्पल के साथ कि ये है। योगदान के आधार पर देखो तो वो अलग स्तर पर योगदान होता है, जहाँ पे समस्त साहित्य लेखन के पांचों दर्शन दिखते हैं। तो ऐसे हैं। फिर अब कल हम करेंगे आचार्य द्विवेदी और रामचरु स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन खत्म, फिर हम शुरू करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, शुक्ल जी कहते हैं वीर गाथा काल, तो हम आदिकाल शुरू करते हैं क्योंकि हम नामकरण जान चुके हैं, तो क्या नामकरण होना चाहिए वो करते हैं। और एक चीज रह जाएगी, मतलब शायद ना रह जाए, कि साहित्य इतिहास लेखन की काल की समस्या क्या समस्याएं रही हैं। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना, आप शुक्ल जी की समस्याओं को गिन लो। 5 समस्याएँ हमने गिनाई और 2 समस्याएँ और लिखी थी वहाँ पे। 7 समस्याएँ टोटल है। शुक्ल जी की समस्या थी, गिन लो। रामस्वरूप चतुर्वेदी की समस्या गिन लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समस्या गिन लेना। समस्या को गिन लिया
और हो गया। इतिहास लेखन के पीछे क्या समस्याएँ रह गई, तो आप शुरू से बता देना। जैसे गारसा दत्तासी अगर लिख रहे हैं, तो क्या समस्या रही होगी? भाषिक आधार पर इतने स्पष्ट ना हुए होंगे, अनुवाद उनको ना मिला होगा, या फिर अगर ग्रियर्सन की समस्या होगी, तो ग्रियर्सन की समस्या होगा मतलब उसका आधार। तो आप उसी समस्या को जो हमने पढ़ा है, उसको आप सोचना लास्ट के लिए कि ये हमारे लिए, जैसे एक होता ना कि कबीर का काम भक्ति रूप घलुए के रूप में मिला। तो इतिहास लेखन परंपरा को हम पढ़ते-पढ़ते जो समस्याएँ थी, वो घलुए के रूप में एक आंसर बना ले रहे हैं। ठीक है?